हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू आवर चैनल द स्टडी हॉलिक्स। आज का हमारा टॉपिक इज गोइंग टू बी द कंटिन्यूएशन टू आवर साइंस प्लेलिस्ट दैट इज एनिमल टिश्यूज। सो हमने लास्ट वीडियो में देखा कि व्हाट इज टिश्यू एंड व्हाट आर द वेरियस काइंड्स ऑफ प्लांट टिश्यूज। तो आज हम लोग एनिमल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हर एक एनिमल में प्लांट से बहुत ही डिफरेंट होते हैं जितने भी टिश्यूज प्रेजेंट होते हैं। क्यों इतना डिफरेंस है? क्योंकि एनिमल बॉडी इज़ रिलेटिवली मोर कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उनके जो फंक्शंस हैं वो प्लांट से बहुत डिफरेंट हैं। तो आज के कंटेंट में हम देखेंगे व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट एनिमल टिश्यू देन देर आर वेरियस काइंड्स ऑफ एनिमल टिश्यू जिनके बारे में हम इलैबोरेट डिस्कशन करेंगे। यहाँ आपके लिए जानना ये ज़रूरी है कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपको हमेशा यहीं से क्वेश्चन उठता है कि ये जो टिश्यूज़ है ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट है, स्पेशली एपिथेलियल टिश्यू से और मस्कुलर टिश्यू से। इसके अलावा कनेक्टिव टिश्यू और नर्वस टिश्यू जो है उसके लिए सेपरेट यूनिट हैं, उनको हम आगे डील करेंगे। अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। बिफोर वी स्टार्ट वी रिक्वेस्ट यू टू काइंडली लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल टू कीप मोटिवेटिंग अस टू पुट मोर वीडियोस। थैंक यू। अगर हम ब्रॉडली क्लासिफाई करें कि एक एनिमल में कितने तरह के टिश्यूज़ होते हैं तो हम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं: एपिथेलियल टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, मस्कुलर टिश्यू एंड द नर्वस टिश्यू। तो अगर आप किसी भी एनिमल बॉडी में अपने ही शरीर में देखिए तो इन 4 के अलावा किसी और तरह के टिश्यू आपको नहीं मिलेंगे। तो जितने भी टिश्यूज़ हैं इन्हीं 4 ब्रॉड कैटेगरीज में डिवाइडेड हैं। तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं एपिथेलियल टिश्यू से। एपिथेलियल टिश्यू, एपिथेलियम से समझ में आता है एपी मतलब ऊपर और थीलियम मतलब लेयर्स। तो कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यू ऑफ द एनिमल बॉडी आर एपिथेलियल टिश्यूज। कवरिंग और प्रोटेक्टिव टिश्यूज मतलब किसी भी चीज़ की लाइनिंग बनाना, उसको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, उसकी कवरिंग देना, ये सब एपिथेलियल टिश्यू का काम है। जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सब के सब एक कैविटी के अंदर हैं। तो वो कैविटी डिफाइन कैसे होगी? जब तक उसका कोई बाउंड्री नहीं होगा तब तक कोई भी ऑर्गन आप डिफाइन नहीं कर सकते। तो एपिथेलियल टिश्यूज जो हैं वो यही काम करते हैं, आपके हर एक ऑर्गन को एक प्रॉपर लाइनिंग प्रोवाइड करना जिससे कि उनकी कैविटी जो है वो आउटर इन्वायरमेंट से अलग हो सके। तो इसके एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं स्किन, लाइनिंग ऑफ द माउथ, लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल्स, लंग एल्वेलाई। लंग एल्वेलाई क्या है? आपके फेफड़ों की सबसे छोटी इकाई, दैट इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लंग और रेस्पिरेटरी सिस्टम। किडनी ट्यूब्यूल्स, ऑल आर मेड अप ऑफ epithelial tissues. Now epithelial tissues can be of 2 types: simple epithelial tissue and the compound epithelial tissue. तो सिंपल से आपको समझ में आ रहा है कि ये रिलेटिवली सिंपल है अपने स्ट्रक्चर में, क्योंकि ये सिर्फ सिंगल लेयर ऑफ सेल्स से बनते हैं। और कंपाउंड कनेक्टिव टिश्यू या कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू जो है वो आपके मोर देन 2 लेयर से बनते हैं। तो इनका बेसिक काम है प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना, जो कि आप अपनी त्वचा देख सकते हैं। इसमें एक से ज़्यादा लेयर ऑफ स्किन एपिथेलियल टिश्यूज प्रेजेंट हैं। लेकिन जहाँ पे पतले टिश्यूज़ की ज़रूरत है वहाँ पे आपको सिंपल एपिथेलियल टिश्यू मिलेगा। जैसे कि जहाँ पे डिफ्यूजन बाउंड्रीज बनती हैं, आपका लंग एल्वेलाई हो गया, किडनी के ट्यूब्यूल्स हो गए, जहाँ पे चीज़ों को आदान प्रदान होने की ज़रूरत है, आपके ब्लड वेसल की वॉल हो गई, ये सारी चीज़ें जो हैं आपकी सिंपल एपिथेलियल टिश्यू से बनी होती हैं। तो सबसे पहले टिश्यू के बारे में हम पढ़ रहे हैं जो एपिथेलियल टिश्यू है, जिसके 2 पार्ट होते हैं, सिंपल एपिथेलियल और कंपाउंड एपिथेलियल। तो पहले हम सिंपल एपिथेलियल टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं। सिंपल एपिथेलियल टिश्यू अपने स्ट्रक्चरल मॉडिफिकेशन के अकॉर्डिंग 3 तरह की हो सकती है: स्क्वैमस, क्यूबॉइडल और कॉलमनर। अब आप इस डायग्राम को अच्छे से देखिए। ये है आपका स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू। इसमें आप देख सकते हैं कि कितना पतला लेयर ये बना रहा है। इसके अलावा इसके सेल्स इर्रेगुलर शेप्ड हैं और एक प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई प्रेजेंट है। ये है क्यूबॉइडल एपिथेलियम। इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप के हैं और इसका जो न्यूक्लियाई है वो सेंटर में प्रेजेंट है। और ये है आपका कॉलमनर एपिथेलियम। कॉलम इज लंबा स्ट्रक्चर। तो ये जो लंबे लंबे स्ट्रक्चर हैं ये कॉलम्स जो हैं ऐसे
सेल्स होते हैं कॉलमनर एपिथेलियम में। इसके जो न्यूक्लियाई है वो किसी एक कॉर्नर पे प्रेजेंट हो सकते हैं। यहाँ पे जो आपको दिख रहा है ये कॉलमनर सिलिएटेड एपिथेलियम है, जिसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। तो स्ट्रक्चर देखने के बाद हम समझ सकते हैं स्क्वेमस एपिथेलियम जो है वो बहुत ही पतली होती है। तो पतली टिश्यूज़ की हमें वहीं ज़रूरत है जहाँ पे एक्सचेंज बाउंड्रीज बन रही हैं, जैसे कि हमारा ब्लड वेसल, कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हार्मोन्स हमारे ब्लड में फ्लो कर रहा है वो बॉडी के अलग अलग पार्ट तक कैसे जाएगा, कैसे एक्सचेंज होगा, वो ब्लड वेसल्स का काम है। फिर एयर सैक्स दैट इज़ लंग एल्वेलाई, वहाँ पे भी आपकी स्क्वेमस एपिथेलियल टिश्यू प्रेजेंट होती है। अब हम आते हैं क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू पे। क्यूबॉइडल एपिथेलियल टिश्यू जो हो वो भी सिंगल लेयर की है, लेकिन इसके जो सेल्स हैं वो क्यूब शेप के होते हैं। अब क्यूबॉइडल एपिथेलियम और कॉलमनर एपिथेलियम दोनों मेजरली वहाँ पे लोकेटेड होते हैं जहाँ पे सिक्रीशन का काम होता है। तो सिक्रीशन कहाँ कहाँ हो रहा है? आपके स्टमक में हो रहा है, स्मॉल इंटेस्टाइन में हो रहा है, इन सब जगहों पे आपको चाहिए क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम। तो क्यूबॉइडल रिलेटिवली छोटी होती है और ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होती है ये आपको याद रखने की ज़रूरत है। डक्ट्स ऑफ ग्लैंड, ग्लैंड्स क्या होते हैं? वो छोटे छोटे ऑर्गन्स होते हैं जो बॉडी के अलग अलग जगह पे लोकेटेड होते हैं, जिनमें जूसेस प्रेजेंट हो सकते हैं, जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम में जितने हमारे ग्लैंड्स हैं, पैनक्रिया, सलाइवरी ग्लैंड, पैरोटिड ग्लैंड। फिर तो इनके डक्ट्स जो होते हैं, डक्ट मतलब ट्यूब, उसके जो लाइनिंग है वो क्यूबॉइडल एपिथेलियम की होती है, क्योंकि हमें समझ में आ गया कि क्यूबॉइडल एपिथेलियम जो है वो सिक्रीशंस करेगा। फिर किडनी में भी ये प्रेजेंट होते हैं, सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करते हैं। एपिथेलियम ऑफ पीसीटी दैट इज प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये कहाँ प्रेजेंट होता है? नेफ्रॉन में। नेफ्रॉन हमारे रीनल सिस्टम की सबसे छोटी इकाई दैट इज स्ट्रक्चरल यूनिट कही जाती है। तो इसके वॉल्स में क्यों प्रेजेंट है? क्योंकि हमारे पीसीटी और डीसीटी जो है, प्रॉक्सिमल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल और डिस्टल कॉन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल, ये दोनों जब एक्सक्रीशन की प्रोसेस चल रही होती है, ब्लड की फिल्ट्रेशन की प्रोसेस चल रही होती है, तो बहुत सारी चीज़ें यूरिन में सिक्रीट करते हैं। उस सिक्रीशन के वजह से यूरिन की ऑस्मोलैरिटी मेंटेन रहती है, इस वजह से वहाँ पे भी सिक्रीशन हो रहा है। तो आपके पीसीटी और डीसीटी जो है वो भी क्यूबॉइडल एपिथेलियम के बने हुए हैं। अब हम आ जाते हैं कॉलमनर एपिथेलियम पे। कॉलमनर एपिथेलियम जो है ये भी एक सिंगल लेयर की होती है। इसका न्यूक्लियाई किसी भी एक कोने में प्रेजेंट हो सकता है और ये भी सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन में हेल्प करती है। तो ये कहाँ प्रेजेंट होती है? लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा सिक्रीशन और एब्जॉर्प्शन का काम चलता रहता है। अब हम आते हैं एक मॉडिफिकेशन पे। तो कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स पे अगर सीलिया प्रेजेंट हो, सीलिया इज हेयर लाइक स्ट्रक्चर, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था, ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स जो हैं इन्हें सीलिया कहते हैं। तो अगर किसी भी क्यूबॉइडल या कॉलमनर एपिथेलियम पे ये सीलिया हो तो उसे सिलिएटेड क्यूबॉइडल एपिथेलियम या सिलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम कहते हैं। आखिर इसकी ज़रूरत क्या है? इसकी ज़रूरत इसलिए है क्योंकि आपको कोई इमोबाइल चीज़ है जो उसके थ्रू पास हो रही है, उस पर्टिकुलर हॉलो ऑर्गन के थ्रू, तो उसको मूव कराने में आप हेल्प करा सकते हैं, जैसे कि फैलोपियन ट्यूब। ओवम जो है वो इमोबाइल है, तो सीलिया जो है वो उसको धक्का मार के आगे पहुंचाता है। ऐसे करके अगर आप याद रखेंगे तो आपको याद रहेगा कि फैलोपियन ट्यूब्स में भी सिलिएटेड एपिथेलियम होती है। इसके अलावा आपका ब्रोंक्यूल्स जो है, जो रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पाया जाता है आपके ट्रकिया के बाद, वहाँ पे भी आपके सिलिएटेड एपिथेलियम है कि कोई भी डस्ट पार्टिकल अगर अंदर आ जाता है तो उसको ठेल के आप बाहर कर सकते हैं, तो उसमें आपको सिलिएटेड एपिथेलियम की ज़रूरत पड़ेगी। तो इसी वजह से सिलिएटेड एपिथेलियम फैलोपियन ट्यूब्स और ब्रोंक्यूल्स में मेजरली प्रेजेंट होते हैं। अब एक और मॉडिफिकेशन की बात करते हैं। एक तो हमने मॉडिफिकेशन की बात कर दी कि अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर एपिथेलियम में सीलिया प्रेजेंट हो तो उसे सिलिएटेड कहेंगे। वैसे ही अगर क्यूबॉइडल और कॉलमनर सेल्स स्पेशलाइज्ड फंक्शन हो उनका सिर्फ सिक्रीशन का, तो उन्हें हम ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। ग्लैंड क्यों? क्योंकि वो एक ग्लैंड बन गया। ग्लैंड कोई भी ऐसा ऑर्गन होता है जो सिक्रीशंस करता है, वो डाइजेस्टिव जूसेस के भी हो सकते हैं, हॉर्मोन्स के भी हो सकते हैं। तो
इस वजह से हम ऐसे कॉलमनर और क्यूबॉइडल सेल्स जो स्पेशलाइज हो जाए सिक्रीशन में उन्हें ग्लैंडुलर एपिथेलियम कहेंगे। तो इसके दो टाइप हो सकते हैं, यूनिसेल्यूलर और मल्टी सेल्यूलर। यूनिसेल्यूलर मतलब एक सेल का। तो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में स्पेशली स्मॉल इंटेस्टाइन में बहुत सारे एक सेल्स अलग अलग जगह पे प्रेजेंट होते हैं जिन्हें गॉबलेट सेल्स कहते हैं, जो सिक्रीशंस अपने डायरेक्टली डाइजेस्टिव सिस्टम में पोर करते हैं। तो ये यूनिसेल्यूलर ग्लैंडुलर एपिथेलियम है। मल्टी सेल्यूलर जो है वो ग्लैंड्स दो तरह के हो सकते हैं, एक्सोक्राइन और एंडोक्राइन। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो क्या करते हैं, अपना डायरेक्टली जो सिक्रीशन है वो एक ट्यूब के थ्रू एक ही जगह पे सिक्रीट करते हैं। जैसे डाइजेस्टिव जूस हो गए वो एक ही जगह पे सिक्रीट होंगे, ईयर वैक्स हो गए, ऑयल और मिल्क ग्लैंड्स हो गए, ये सब के सब अपना सिक्रीशन एक ट्यूब के थ्रू एक ही जगह पे पोर करेंगे। लेकिन एंडोक्राइन ग्लैंड क्या करेंगे, वो डायरेक्टली ब्लड के अंदर अपना सिक्रीशन छोड़ देंगे। अब वो ब्लड पूरे बॉडी में जा रहा है और वो पूरे बॉडी में ट्रैवल करेगा, हर एक ऑर्गन तक पहुंचेगा, और जिस भी ऑर्गन पे उस हार्मोन के सेंसिटिविटी का या उस जो भी सिक्रीशन उसने दी है, स्पेशली हार्मोन्स जो हैं वो एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो होते हैं वो सिक्रीट करते हैं। तो ये हार्मोन्स जहाँ पे भी सेंसिटिव होंगे जिन भी ऑर्गन पे, वहाँ पे वो अपना एक्शन करेंगे। तो ये आप देख सकते हैं, ये एलिमेंट्री ट्रैक्ट का एक डायग्राम है जिसमें आप यहाँ पे गॉबलेट सेल्स को देख पाएंगे, सिंगल सेल्स। यहाँ पे मल्टी सेल्स जो है वो एक स्ट्रक्चर बन गया है और एक पर्टिकुलर ग्लैंड बन गया है। तो ये मल्टी सेल्यूलर ग्लैंड्स जो होते हैं वो दो तरह के हो सकते हैं, एंडोक्राइन या एक्सोक्राइन। बेसिस ऑफ डिफरेंशिएशन इज देयर मोड ऑफ सिक्रीशन और मोड ऑफ रिलीजिंग देयर सिक्रीशंस। नाउ वी कम टू कंपाउंड एपिथेलियम। हमने कंपाउंड एपिथेलियम के बारे में ये सीखा था कि ये मल्टी लेयर के होते हैं। तो अगर मोर देन 1 or 2 लेयर आर प्रेजेंट इन अ एपिथेलियल टिश्यू, वी कॉल इट कंपाउंड एपिथेलियम। इसका मेन फंक्शन आपका प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना होता है। कंपाउंड एपिथेलियम भी दो तरह का हो सकता है, केराटिनाइज्ड या नॉन केराटिनाइज्ड। तो आप ये सुन लीजिए, आपके काम आ सकता है। केराटिनाइज्ड मतलब केराटिन प्रोटीन जिस पे डिपॉजिटेड हो, जैसे कि अपना स्किन, अगर इसके ऊपर केराटिन प्रोटीन की लेयर नहीं होती तो कोई भी केमिकल, कोई भी पानी से अपनी स्किन इम्पर्वियस नहीं होती। वैसे ही नॉन केराटिनाइज्ड, जैसे हमारे बकल म्यूकोसा मतलब बाउथ की इनर लाइनिंग, ये नॉन केराटिनाइज्ड कंपाउंड एपिथेलियम में आती है क्योंकि यहाँ पे केराटिन की कोई लेयर नहीं होती है। तो इसके एग्जाम्पल हमने देख लिए, ड्राई सरफेस ऑफ स्किन एंड मॉइस्ट सरफेस ऑफ द buccal cavity are the example. Then pharynx, that is आपका throat, and inner lining of ducts of salivary gland and pancreatic glands are of compound epithelium, and they are non-keratinized compound epithelium. Keratinized is dry skin because उस पे केराटिन की एक लेयर होती है। अब हम आते हैं सेल जंक्शंस पे। दो सेल्स के बीच में एक टिश्यू में जंक्शन होने की ज़रूरत है, मतलब मिलने की ज़रूरत है। अब वो तीन तरह से मिल सकता है। एक टाइट जंक्शन। टाइट जंक्शन का मतलब है कि उसके थ्रू कोई भी सब्सटेंस नहीं जा सकता, लीकिंग को प्रिवेंट करेगा। एडहेरिंग जंक्शन का मतलब है कि सीमेंटिंग का काम करेगा। और गैप जंक्शन का मतलब हो गया कि अगर दो सेल्स के बीच में किसी चीज़ का आदान प्रदान होना है तो इट विल बी थ्रू द गैप जंक्शंस। ये आप डायग्राम देख सकते हैं किस तरह से टाइट जंक्शन की वजह से लीकिंग नहीं हो रही है, एडहेरिंग जंक्शन की वजह से आपकी सीमेंटिंग हो रही है सेल्स के बीच में, और गैप जंक्शन की वजह से आप चीज़ें ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अब हम आते हैं कनेक्टिव टिश्यू पे। कनेक्शन वर्ड से ही समझ में आता है कि सर से लेके पाँव तक ये जो टिश्यू है ये शरीर को कनेक्ट कर रही है। तो इन्हें क्यों कनेक्टिव टिश्यू को एक स्पेशल फंक्शन के लिए रखा गया है, दैट इज़ स्पेशल फंक्शन के लिए रखा गया है जिस दैट इज कॉल्ड कनेक्शन ऑफ इंटायर बॉडी एंड लिंकिंग एंड सपोर्टिंग अदर टिश्यूज। तो ये तीन तरह के हो सकते हैं, लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू एंड स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे एक चीज़ और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है कि कनेक्टिव टिश्यू एक्सेप्ट ब्लड सिक्रीट अ फाइबर ऑफ
स्ट्रक्चरल प्रोटीन कॉल कोलेजन एंड इलास्टिन। मतलब हर एक कनेक्टिव टिश्यू के पास फाइबर्स होते हैं एक्सेप्ट ब्लड, और ये फाइबर्स कोलेजन या इलास्टिन नाम के प्रोटीन के बने होते हैं। अब हम आते हैं पहले टाइप के कनेक्टिव टिश्यू पे, जो है लूज कनेक्टिव टिश्यू। लूज कनेक्टिव टिश्यू जो है वो हमारे बॉडी में सेमी फ्लूइड ग्राउंड सब्सटेंस का होता है और दो फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है, एरियोलर टिश्यू और एडिपोज टिश्यू। एरियोलर टिश्यू जो है वो हमारे स्किन के जस्ट नीचे होती है और उसमें बहुत सारी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं, जैसे कि आपके फाइब्रोब्लास्ट, मैक्रोफेजेस, मास्ट सेल्स, जो आपको इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स यानी कि कोई भी एलर्जिक रिस्पॉन्स या कोई और सबसे इम्पॉर्टेंट primary response towards any antigen that enters into your body is given by the macrophages. तो mast cells and macrophages are very important because आपके mast cell जो है वो हिस्टामिन रिलीज करके आपको एक एलर्जिक रिस्पॉन्स बॉडी को देते हैं, और macrophages जो हैं वो आपके प्राइमरी रिस्पॉन्स टू एनी antigen that enters into your body is given by the macrophage. Adipose tissue is nothing but it is called the fat tissue, which is responsible for storing extra or excess nutrients that is in your body. अब हम आते हैं डेंस कनेक्टिव टिश्यू पे। डेंस कनेक्टिव टिश्यू अपने फाइबर के अरेंजमेंट, जैसे कि मैंने कहा कि ब्लड के अलावा हर एक कनेक्टिव टिश्यू में फाइबर होते हैं, तो इसके फाइबर के ओरिएंटेशन के बेसिस पे ये रेगुलर या इरेगुलर कहलाए जा सकते हैं। तो डेंस रेगुलर कनेक्टिव टिश्यू जो है वो आपकी टेंडेंस और लिगामेंट्स है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, टेंडेंस एंड लिगामेंट्स। टेंडेंस जो है वो स्केलेटल मसल्स और बोन्स को अटैच करने में हेल्प करते हैं। मतलब कि स्केलेटल मसल्स, जो मसल्स डायरेक्ट स्केलेटन या स्केलेटल सिस्टम पे अटैच्ड है वो, और बोन्स उनको अटैच करने में, मतलब मसल और बोन के बीच में टेंडन होता है, और लिगामेंट जो है वो दो बोन्स के बीच में प्रेजेंट होता है। तो टेंडन के लिए याद रखना है कि एक बोन और एक मसल के बीच में टेंडन होता है और दो बोन्स के बीच में लिगामेंट होता है। कैसे याद रखेंगे कि अक्सर स्पोर्ट्स इंजरीज में लिगामेंट टियर हो जाते हैं, तो लिगामेंट टियर इज ड्यू टू टू बोन्स, लिगामेंट टियर इज ड्यू टू एक्स्ट्रा स्ट्रेन ड्यू टू एनी strenuous activity that we put on between two bones. So that is how you can remember. Now dense irregular connective tissue, ये हमारे स्किन के जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है और इसका काम एक प्रोटेक्टिव फंक्शन प्रोवाइड करना होता है। अब हम आते हैं स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू पे। स्पेशलाइज्ड क्योंकि दे आर हाईली स्पेशलाइज्ड इन व्हाट दे डू। तो इसके तीन टाइप हो सकते हैं, बोन, कार्टिलेज एंड ब्लड। तो इनके बारे में हमें क्या चीज़ें पता होनी चाहिए? पहला, इनका ग्राउंड सब्सटेंस किस चीज़ का बना है, दूसरा इनके सेल्स को कहते क्या है, और तीसरा इनका फंक्शन क्या है। तो सबसे पहले हम कार्टिलेज की बात करते हैं। कार्टिलेज जो है वो प्लाएबल है, यानी मोल्डेबल है, हम उसे किसी भी तरीके से मोड़ सकते हैं। एंड इट रेजिस्ट कंप्रेशन, कोई अगर एक्स्ट्रा बल लगाए या कंप्रेस करने की कोशिश करे तो ये रेजिस्ट करेगा। इसके सेल्स को हम कॉन्ड्रोसाइट्स कहते हैं, और इसके बेस जो है या ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो कॉन्ड्रोइटिन का बना होता है, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट। तो कॉन्ड्रोसाइट्स और कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट, कॉन्ड्रोइटिन सल्फेट का ग्राउंड सब्सटेंस है जिसपे ये सेल्स तैर रहे हैं। अब ये कहाँ कहाँ प्रेजेंट होते हैं? वर्टिब्रल कॉलम, यानी कि आपके रीढ़ की हड्डियों में प्रेजेंट होते हैं, और हाथ और पैर में भी बड़ों के प्रेजेंट होते हैं। जब बच्चा एम्ब्रियो होता है यानी गर्भ में होता है, उस टाइम पे उनका पूरा वर्टिब्रल सिस्टम जो है वो कार्टिलेज का बना होता है। टिप ऑफ द नोज एंड आउटर ईयर इज ऑल्सो मेड अप ऑफ कार्टिलेज। नाउ वी कम टू बोन्स। बोन्स आर हार्ड एंड नॉन प्लायबल। इनके सेल्स को हम ऑस्टोसाइट्स कहते हैं, और इनका ग्राउंड सब्सटेंस जो है वो कैल्शियम और पोटेशियम से बना होता है। ये ऑस्टोसाइट्स एक स्पेसिफिक ऐसे बॉक्सेस में होते हैं, इन बॉक्सेस को लैकुना कहते हैं। और बोन मैरो जो इसमें होती है वो ब्लड सेल्स के प्रोडक्शन में भी हेल्प करती है। तो बोन का बेसिक इम्पॉर्टेंस और बेसिक फंक्शन यही है कि वो हमारे बॉडी को एक स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क देता है। इसके अलावा हमने देख लिया कि बोन मैरो जो है वो ब्लड सेल्स का सिंथेसिस भी करता है, और हमारे जितने भी इंटरनल ऑर्गन्स हैं उनको भी बोन बचा के रखता है।
अब हम आते हैं ब्लड पे। ब्लड फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू है, इसमें कोई फाइबर नहीं प्रेजेंट होता है, इसका ग्राउंड सब्सटेंस प्लाज्मा का बना होता है और उसमें बहुत तरह के सेल्स प्रेजेंट होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। और इसका काम है बॉडी के वन पार्ट से अनदर पार्ट तक जितने भी न्यूट्रिएंट्स, गैसेस, वेस्ट प्रोडक्ट्स सब कुछ पहुंचाना इसका काम है। अदर देन दैट you know that platelets are very important for clotting. That is, if there is any disintegrity in the internal or external body structure, platelet are going to act upon it and they will stop the bleeding from that side. Now we come to muscles. Muscles के बारे में आपको ये जानना ज़रूरी है कि मसल के बिना हड्डियाँ मूव नहीं कर सकती। हड्डियाँ स्टेशनरी हैं, उन पे मसल्स अटैच हैं, इस वजह से वो मसल्स के कोऑर्डिनेशन से मूव कर रही हैं। तो हमारे बॉडी में जितने भी लोकोमोटरी एक्शंस हैं वो सब मसल्स की वजह से होते हैं। मसल्स जो है वो शॉर्टन होती हैं, दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन करती हैं, जिसकी वजह से ये सारे काम होते हैं। अब हमारे मसल्स जो हैं वो 3 तरह के हो सकते हैं, स्केलेटल, कार्डियक, विसरल। अब हम यहीं पे ये चीज़ समझते हैं, जो स्केलेटल मसल हैं वो मसल्स डायरेक्टली स्केलेटल सिस्टम यानी बोन्स पे अटैच होती हैं, तो वो वॉलंटरी होंगी। वॉलंटरी मतलब हमारी मर्जी से मूव कर सकती हैं। और स्ट्राइटेड होंगी। स्ट्राइटेड क्यों? क्योंकि उन पे एक्टिन और मायोसिन नाम के प्रोटीन है जो कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। अब हम विसरल पे आते हैं। विसरल मतलब इंटरनल ऑर्गन्स। इंटरनल ऑर्गन्स स्मूथ मसल से बने होते हैं क्योंकि उनको किसी भी तरह के एक्टिन मायोसिन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन हमारी मर्जी से तो करेंगे नहीं, इस वजह से उन्हें इनवॉलंटरी मसल्स भी कहते हैं। कार्डियक मसल्स जो है वो स्ट्राइटेड होती हैं, लेकिन हमारे बस में उसका मूवमेंट नहीं है, दैट इज इट इज़ इनवॉलंटरी, स्ट्राइटेड एंड इट इज़ लोकेटेड इन द हार्ट। सो यहाँ आप देख सकते हैं, ये आपका स्केलेटल मसल है, ये स्मूथ मसल है और ये कार्डियक मसल है। तो कार्डियक मसल और स्केलेटल मसल जो है वो आपको एक जैसी दिखेंगी, बस उसमें ये अंतर है कि यहाँ पे ये जो जंक्शंस हैं इन्हें इंटरकैलरेटेड डिस्क्स कहते हैं, जो कार्डियक मसल्स में प्रेजेंट होती हैं। इस इंटरकैलरेटेड डिस्क की वजह से एक पर्टिकुलर सेल बन जाता है। तो इस सेल में आप देख सकते हैं सिर्फ एक ही न्यूक्लियस है, पर ये जो होते हैं ये स्ट्रक्चर लॉन्ग फिलामेंटस होते हैं और मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, सिंसाइटियम जिसे हम कहते हैं वो। इसमें ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है, इसमें कोई ब्रांचिंग प्रेजेंट नहीं होती। और स्मूथ मसल्स जो आपके होते हैं वो ऊपर और नीचे से टेपर्ड होते हैं और बीच में थिकन्ड होते हैं। जैसा हमने ये सब पढ़ लिया है स्मूथ मसल्स के बारे में और कार्डियक मसल्स के बारे में। अब हम आते हैं नर्वस टिश्यू पे। नर्वस टिश्यू हमारी ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स में लोकेटेड होती हैं। न्यूरोग्लायल सेल्स जो होते हैं ये प्रोटेक्टिव फंक्शन और नरिशिंग फंक्शन दोनों ही प्रोवाइड करते हैं टू नर्वस सिस्टम। और इसके जो सेल्स होते हैं वो हमारे बॉडी के लॉन्गेस्ट सेल्स जिन्हें कहते हैं वो है। तो हमारे बॉडी का लार्जेस्ट सेल ओवम है और लॉन्गेस्ट सेल नर्वस टिश्यू। Thank you for watching this video. Kindly subscribe to our channel and like this video to keep motivating us, and do tell us about your reviews on our videos. Thank you so much.